गाइस, मिस्टर लुका पाची को फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। अकाउंटिंग बेसिकली एक लैंग्वेज है, बिजनेस की लैंग्वेज है। अगर आप इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में हो और आप अकाउंटिंग आपको बेसिक भी नहीं आती और आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बेसिकली ये हो गया कि आप बिना किसी की लैंग्वेज जाने उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की एक भाषा है, आपको अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी अगर आप इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में हो और आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करो। तो अकाउंटिंग बहुत ही ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको बेसिक अकाउंटिंग सीखनी है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बेसिक समझ में आ जाएगा अकाउंटिंग का। अगर आप और थोड़ा डीप में जानना चाहते हो तो आप इस बुक को बाय कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे अकाउंटिंग रिलेटेड वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप खुद सुन सकते हो वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, उनकी जुबानी जो अकाउंटिंग के लिए उन्होंने क्या कहा है। और accounting. There's nothing more important. People ask me what they should take in business school, or even if they don't go to business school, what they need to know before getting in business. And I tell them, you have to understand accounting. It's the language. I mean, it's like being in a foreign country without knowing the language if you're in business and you don't understand accounting. So you want to get as comfortable with that as you are with the English language. It's made me a lot of money. Accounting can offer you a lot of insight into the character of management. स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बुक की समरी जिसको आप अगर आप में इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में आप जाते हो तो सबसे पहली चीज़ आपको अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी। जी हाँ, आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है। उनको एक बार एक स्टूडेंट ने एडवाइस देने के लिए पूछी थी, एक ही एडवाइस। And Trey, the one thing I'd recommend is you take all the accounting courses that you can find. Accounting is the language of business, and there's nothing like getting it early and sort of getting it into your system. So whenever you get a chance to take an accounting course, jump on it, and it'll make it so much easier, for years and years to come in reading financial statements, to get comfortable with it, because it is a language all of its own, and getting comfortable in a foreign language in effect takes a little experience, a little study early on. और बहुत बार वॉरेन बफेट ने ऐसा कहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो या इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में हो तो आपको अकाउंटिंग सीखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हिंदी इंग्लिश बोलते हो क्योंकि हम कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन आप बिजनेस से कम्युनिकेशन कैसे करोगे? बिजनेस की लैंग्वेज ही अकाउंटिंग है। अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती है और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप या तो दूसरों की बात सुन के इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसको हम स्पेकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके नॉलेज के बाहर था ये इन्वेस्टमेंट। अगर आपको अकाउंटिंग आती है और आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑब्वियसली ये एक इन्वेस्टमेंट कही जाएगी, क्योंकि आपने बिजनेस को समझा है, आपने बैलेंस शीट को एनालाइज किया है, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट किया है। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ बैलेंस शीट को एकदम डेफिनेशन, ऊपर से मैं डेफिनेशन बताने वाला हूँ कि ये चीज़ होती है, ये ऐसा होता है, और एक अकाउंटिंग का बेसिक आपका बेस क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आपको अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा डीप में जाना है, तो या तो आप एक बुक खरीद लीजिए, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे एक बुक का लिंक दिया है। इस बुक को पढ़ के आप अपना अकाउंटिंग का बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बेसिक ने इसमें बहुत से एडजस्टमेंट्स भी दिए हैं जिससे आप बहुत ही अकाउंटिंग में बहुत मास्टर बन सकते हो अगर आप करते हो तो, अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ बिजनेस क्या होता है। आप मान के चलिए कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो बिजनेस स्टार्ट कैसे करोगे? आप पैसे लाओगे, तो आप पैसे कहाँ से लाओगे? आप खुद के पैसे भी डालोगे और आप अपने फ्रेंड से लोन भी लोगे। तो वो लोन और खुद का पैसा, खुद के पैसे को आप कैपिटल बोलिएगा, थोड़ा अलग अंग्रेजी में कैपिटल बोलिएगा आप। मैं आपको बहुत बेसिक और बहुत सिंपल वे में समझाने वाला हूँ। अगर जिसको कुछ आता नहीं है तो वो भी समझ जाएगा इस वीडियो देख के, तो इस हिसाब से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो खुद का पैसे को आप कैपिटल बोलोगे, दूसरों से, आपके फ्रेंड से या अपने मम्मी पापा से पैसे लिए या फिर किसी बैंक से पैसे लिए, तो उसको आप लोन बोलोगे। तो आपने इतना पैसा आपके बिजनेस में लगाया है। ध्यान रखिएगा, बिजनेस अलग है, आप अलग हो। आपका पैसा कैपिटल के द्वारा आ रहा है और जो मालिकों का पैसा है, और लोन आपने लिया है। तो आपने जब पैसा खरीदा तो बिजनेस चलाने के लिए कोई तो जगह लगेगी, कुछ मशीन या कुछ ना कुछ तो लगेगी, तो जिसको एसेट बोलते हैं। एसेट्स ये होते हैं और लाइबिलिटीज आपने बाहर से ली है। इसका इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, एसेट्स और लाइबिलिटीज का मतलब क्या है। बाद में एसेट्स में शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जिसको फिक्स एसेट बोलते हैं, और लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज
जिसको करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, यानी कि कुछ कुछ लोन हम ऐसे लेंगे जो 1 साल से ज़्यादा चलने वाले हैं। बैंक बोलेगा कि ठीक है मुझे 5-10 साल में पैसा दे देना, लेकिन आपके जो क्रेडिटर्स है, जिससे आपने सप्लायर्स है, वो आपको इतना टाइम तक रुकेगा नहीं, उसको तो पैसा देना पड़ेगा उसने, क्योंकि जल्दी उसको पैसा चाहिए 1 साल के अंदर। तो कुछ पैसे आपको शॉर्ट टर्म में आएंगे, कुछ पैसे आपको लॉन्ग टर्म में आएंगे, तो उसको आपको इन्वेस्ट करना है। अभी आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया, आपने जगह खरीद लिया, और कुछ पैसे आप लगाओगे डेटर्स में या करंट एसेट में, जो भी कुछ पैसे बैंक में रखोगे, बिजनेस चल रहा है, लिक्विडिटी के लिए चाहिए, और कुछ पैसे आप सामान जब बेचोगे तो आपका गुड्स गया है, तो कुछ वहाँ पे करंट एसेट में लग गए। तो आपने पैसा आया और आपको उन्होंने पैसा अपने जो पैसा आपको आया है उसको आपने यूटिलाइज कर दिया है, ताकि वो पैसा और रिटर्न जमा करके दे, और उनका पैसा दे लिया और प्रॉफिट खुद के पास रखे। तो ये होता है बिजनेस। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो पैसा आपके पास आया प्रॉफिट के रूप में, आपने जो पैसा लोन लेके पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में और कुछ पैसे कमाए, तो जो पैसा आया, अब ये बताइए ये पैसा किसका है? या आप बोलोगे कि मेरा पैसा है क्योंकि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। वो प्रॉफिट में बोल रहा हूँ, प्रॉफिट यानी कि मैंने एक्सपेंसेस कट कर दिए, जिससे लोन लिया था उसको इंटरेस्ट दे दिया, सब कर दिया, तो प्रॉफिट तो मेरा ही है, ये आपको समझ गया। लेकिन आप बैलेंस शीट देखते हो तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, डेबिट क्रेडिट में घूमते रह जाते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अकाउंटिंग एक मैथ्स की तरह मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए पूरा मैथ्स रहेगा, आपने मैथ्स में पढ़ा रहेगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस वो वाला दिमाग यहाँ पे लगाइएगा। आप मुझे एक बात बताइए कि आपने जो पैसा लिया है लोन से और खुद का पैसा लगाया है, और आपने पैसा इन्वेस्ट किया, या तो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदोगे या फिर थोड़ा बैंक में पैसा रखोगे, सब आप लगा दोगे बिजनेस में, ठीक है? तो आपने जो पैसा लिया वही पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। अभी आप देखिएगा क्या होता है। आपने 2 टाइप से पैसा लिया था, एक तो आपने लोन लिया था और दूसरा आपके खुद की कैपिटल थी। खुद की कैपिटल मतलब आपने खुद की तरफ से पैसा लगाया और दूसरा लोन लिया था, तो 2 टाइप से पैसा हो गया। और राइट हैंड साइड में सिर्फ एसेट्स है, ये पूरा एसेट्स है, जिधर आपने पैसा लगाया ये पूरा एसेट्स है। इसमें आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, इसमें आपका कैश हो गया, इसमें आपका स्टॉक्स हो गया जो आपने खरीदा रहेगा, पूरा एसेट्स है। बस 2 चीजें याद रखना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यानी कि लोन, लाइबिलिटी लोन होती है, तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, ये मैं बोल सकता हूं। जी हाँ, बोल सकता हूं। अभी अब थोड़ा आगे चलते हैं। अभी बिजनेस ने मेरे को प्रॉफिट कमा के दिया, तो प्रॉफिट मेरा ही होता है, तो प्रॉफिट को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कैपिटल जो मेरा है इसमें को प्लस करूंगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को मैं इनकम माइनस एक्सपेंस भी तो बोल सकता हूँ। ये प्रॉफिट ही होता है, इनकम में से एक्सपेंस करूंगा तो ही प्रॉफिट होगा। तो मैं इसको थोड़ा एलोबरेट कर रहा हूँ। तो अभी इक्वेशन क्या बनती है, देखिए लाइबिलिटीज तो है ही और कैपिटल तो है ही, तो कैपिटल प्लस ब्रैकेट में इनकम माइनस एक्सपेंसेस यानी कि प्रॉफिट, तो ये इज इक्वल टू एसेट्स हो गए। अभी इतना भी क्लियर है। आपने ही बोला था कि मेरा प्रॉफिट जो है वो मेरा ही रहेगा, तो फिर इसलिए मैंने ये किया है। अभी अगर मैं एक्सपेंसेस को इस तरफ लेके जाऊंगा, यानी कि दूसरे साइड में लेके जाऊंगा, तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा। तो अभी इक्वेशन क्या हो गई, देखिए लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस, अभी इक्वेशन देखिए क्या हो गई, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस इनकम इज इक्वल टू एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस। इतना इधर तक आप अगर पहुंच गए हो, इतना आपको समझ गया है, तो अभी आप डेबिट क्रेडिट ऐसे सॉल्व करने वाले हो। देखिएगा मैं क्या बोलूं, कभी भी ये एसेट्स और एक्सपेंसेस वाले जो साइड है, कभी भी एसेट और एक्सपेंसेस वाले साइड है, इनको आप डेबिट बैलेंस बोलिएगा। और दूसरी जो साइड है जहां से पैसे लिए थे, यानी कि कैपिटल हो गया, लाइबिलिटीज हो गया या इनकम हो गया, तो इनको आप बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। कभी भी एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो कभी भी ये डेबिट होगा, और ये कम होता है तो क्रेडिट होगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस। कभी भी दूसरी साइड में जहां से पैसे आपने लिए हैं, तो वहां कैपिटल लाइबिलिटीज और इनकम, वहां से पैसा बढ़ता है तो फिर वो क्रेडिट होगा, और कम होता है तो डेबिट होगा। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। 3 छोटे छोटे एग्जांपल लूंगा, चलते हैं बोर्ड पे और एग्जांपल से समझिए। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होगा, और दूसरी ओर पे लाइबिलिटीज कैपिटल या फिर इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होगा, और वाइस वर्सा, ये कम होती है तो डेबिट, ये ऐसा होगा। तो इसके हिसाब से मैं आपको 3 एग्जांपल देने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, अब देख लीजिए, आपको समझ जाएगा। सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ कि आपने यू बोरोड 20,000 रुपीज़ फ्रॉम योर फ्रेंड टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। आपने 20,000 रुपये अपने फ्रेंड से लिए हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंक्रीज क्या हुआ है। आपका बिजनेस अलग है, बिजनेस अलग है, आप अलग हो, तो आपने कैश लगाया, यानी कि बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ है। दूसरी चीज लोन भी इंक्रीज हुई है, बिजनेस को लोन भी देना पड़ेगा। तो अभी आप ध्यान रखिए कि ये जो कैश है वो है एसेट्स और लोन है वो है लाइबिलिटीज। तो मैंने बोला था एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होगा,
और लाइबिलिटीज़ बढ़ती है तो क्रेडिट होगा, लेकिन कम होती है तो डेबिट होगा। तो लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है तो इसलिए क्रेडिट हुआ है, एसेट्स भी बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हुआ है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, यू परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 5000, तो आपने 5000 का सामान खरीदा है सप्लायर से, तो इसमें इंक्रीज क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट बढ़ रहा है, डिक्रीज क्या हो रहा है, कैश कम हो रहा है क्योंकि आपने 5000 रुपये दे दिए है सप्लायर को। तो अभी आप देखिए जो एसेट्स है ये कैश एसेट्स है और परचेज को हम एक्सपेंस लेंगे क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस होता है अल्टीमेटली, ये P&L में ये एक्सपेंसेस के तौर पे जाता है। तो अब ये एक्सपेंस को मैंने क्या बताया था आपको, एक्सपेंस का, एसेट्स और एक्सपेंस का मैंने दोनों बताया था। तो ये जो कैश है ये कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो क्या होगा, ये कैश का एसेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट होगा, एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होता है। तो एसेट्स कम हो रहा है तो क्रेडिट हो गया। उसी और से एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होगा, तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट हो गया। देखिए फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होगा, कम होते हैं तो क्रेडिट होगा। दूसरी ओर पे कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम बढ़ते हैं तो क्रेडिट होगा, कम होते हैं तो डेबिट होगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद अब देखिए कि आपने 5-6 हज़ार का सामान बेचा है, ये सोल्ड गुड्स वर्थ ₹6000। तो अब जैसे आपने परचेज को एक्सपेंस माना था वैसे सेल्स को आप इनकम मानोगे क्योंकि इनकम ही होती है। उसके बाद आप इंक्रीज क्या हो रहा है, आपने जब सामान बेचा तो आपको कैश आया है, यानी कि आपका एसेट्स बढ़ गया है कैश। उसी ओर से सेल्स में इनकम है तो इनकम भी बढ़ गई है, तो दोनों इंक्रीज हो रहा है। तो अभी आप मैंने बोला था एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होगा, तो कैश बढ़ रहा है तो डेबिट हो गया। और दूसरी ओर पे मैंने क्या बोला था, इनकम दूसरी साइड में आ गई, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होगा, कम होती है तो डेबिट होगा। तो इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट हुआ, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट हुआ। तो ये सिंपल सा बेसिक्स, आप ये इक्वेशन को आपने जो रटना है वो यही है कि अकाउंट्स में ये जो बेसिक इक्वेशन है इसी के ऊपर पूरा अकाउंट्स है, यानी कि एसेट्स और जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते हैं तो डेबिट होगा, कम होते हैं तो क्रेडिट होगा। और दूसरी ओर पे लाइबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम बढ़ते हैं तो क्रेडिट होगा, कम होते तो डेबिट होगा। इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो, लेकिन यही है बेसिक्स अकाउंट्स का। और इसके बाद में आपको बेसिक्स मतलब यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं आपको डेफिनेशंस बताने वाला हूँ कि ये चीज़ क्या है, ऊपर से बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ जो बैलेंस शीट में और P&L प्रॉफिट एंड लॉस में उनको देखते कैसे, ऊपर से बताने वाला हूँ। हेडिंग्स क्या क्या होती है, इनका मतलब क्या क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल शेड्यूल 3 के हिसाब से जो बैलेंस शीट है वो बताने वाला हूँ मैं। शेड्यूल 3 यानी कि उनका जो फॉर्मेट है वो अलग हो जाता है। और अगर टी शेप की बात करूँ तो वो आपको पुरानी बैलेंस शीट होती है, वो अभी वो चलती नहीं है। कंपनी लॉ के हिसाब से शेड्यूल 3 में जो बैलेंस शीट चलती है उसी हिसाब से सबको बनानी पड़ेगी। तो देखिए अभी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, इससे शुरुआत करते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ यानी कि पैसे जो लगाए हुए हैं, ओनर के पैसे और बाहर से लाए हुए पैसे। इक्विटी या लाइबिलिटी में क्या है, पहले शेयर होल्डर फंड यानी कि जो मालिकों के पैसे हैं, जो आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे इसमें आते हैं शेयर होल्डर फंड में। तो इसमें आप शेयर कैपिटल देखोगे और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल यानी कि कंपनी के जो शेयर्स है इनटू जो फेस वैल्यू या फिर होती है, बस उसको बोलते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस इंपॉर्टेंट है। रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि एक पिछले साल के जो प्रॉफिट्स है वो भी मालिकों की होते हैं। प्रॉफिट्स यानी कि जो शेयर होल्डर्स है उन्हीं का पैसा रहता है, लेकिन कुछ पैसे डिविडेंड के तौर पे ले लेते हैं और कुछ पैसे कंपनी में ही रखते हैं। जो पैसे कंपनी में ही रखते हैं प्रॉफिट का, उसे बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस बहुत टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो कंपनी को स्टैट्यूटरी रिजर्व जिसको बोलते हैं, जिसको सरकार बोलती है इतने पैसे आप साइड में रखिए ही रखिए, एम्प्लॉयज़ के लिए या फिर ग्रेच्युटी के लिए या फिर कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए, और अलग अलग रिजर्व्स रहते हैं। तो मेनली ये ज़्यादातर पार्ट प्रॉफिट का होता है जो कि शेयर होल्डर लेते नहीं है, वो प्रॉफिट बचा हुआ रहता है। तो क्यूमुलेटिव ये रहता है रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद आ जाते हैं मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। कुछ टाइम पे क्या होता है कि कभी कभार कंपनी में शेयर्स इशू करने से पहले ही हम शेयर परचेज कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं शेयर वारंट। यानी कि अब बड़ी कंपनी में होता है ये कि रिलायंस अगले टाइम कहीं भी शेयर इशू करने वाली है तो मैं चाहता हूँ कि ये वो शेयर्स मुझे इशू करने चाहिए बहुत सारे, तो मैं शेयर वारंट खरीद लूँगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर वो शेयर्स इशू करेगी तो सबसे पहले मुझे पूछेगी, क्योंकि मैंने उनसे एडवांस में ही पैसे दे दिए हैं। हाँ, शेयर वारंट्स में खरीदता हूँ तो मुझे डिविडेंड नहीं मिलने वाला, ना ही कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है, बस मुझे एक बेनिफिट मिल जाता है। अगले टाइम ये शेयर्स इशू करेगी तो सबसे पहले मुझे बताने वाली है और मुझे ऑफर करेगी। सो ये सब हो जाता है शेयर कैपिटल। उसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी यानी कि जो करंट नहीं है। करेंट यानी कि जो तुरंत 1 साल के अंदर का काम है, और नॉन करेंट यानी कि 1 साल से ज़्यादा, 1 साल मैंने पकड़ के चला है।
तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी कि आप बैंक से या कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन से आपने बड़े लंबे समय के लिए पैसे उधार पे लिए हैं, जैसे कि बैंक हो गया, बैंक में आप एक साल से ज़्यादा ही उधारी रखते हो। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ एक अलग ही कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि बैंक जो कंपनीज एक्ट है उस तरीके से जो कैलकुलेशन होती है इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स एक्ट है, दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो इस डिफरेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एसेट्स में भी आता है, लाइबिलिटीज़ में भी आता है। तो इसके लिए मैं आसानी से इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। AS20 लगता है शायद इस पर। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, अदर, और इसमें नोट्स में आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी और लाइबिलिटीज़ है लॉन्ग टर्म, एक साल से ज़्यादा, जो उनको पैसे देना है कंपनी को। ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे नोट्स रहेंगे, नोट्स टू अकाउंट जिसको बोलते हैं। एक मिनट, मैं ये बंद कर लेता हूँ, बंद ही तो है। हाँ, तो उसके बाद करेंट लाइबिलिटीज़ यानी कि एक साल के अंदर आपको जो पैसे देने हैं उसे बोलते हैं करेंट लाइबिलिटीज़। इसमें आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कुछ ऐसा पैसा जो आपने शॉर्ट टर्म एक साल में आपको पैसे अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, आपने किसी से ले लिए, तो वो आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में लेना पड़ेगा। ये सब आपको नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेगा। ये सब आपको टोटल यहाँ पे फिगर मिलेगा, आप जब चेक करोगे और आपको डिटेल में देखना तो नोट्स टू अकाउंट्स में देना पड़ेगा, जो इसके तीनों नीचे मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको ट्रेड पेएबल यानी कि आपको सप्लायर से, उसके बाद आपको अदर करंट लाइबिलिटीज़ नोट्स में देखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस यानी कि एक ऐसा एस्टिमेशंस होता है, जैसे कि अब मैं अगर प्रोविजंस यानी कि अगर मैं नॉर्मल बात करूँ कि अगर आपके मम्मी पापा को लगता है कि आपकी जब शादी होगी तो आपके लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, तो वो प्रोविजंस हो जाती है। अगर आप डेटर्स में प्रोविजंस ले यानी कि एस्टिमेशन, प्रोविजंस का मतलब एस्टिमेशन होता है। अगर आपके जो डेटर्स है आपको लगता है कि कुछ इसमें से पैसे नहीं देंगे, तो आप प्रोविजन बनाते हो, प्रोविजन टू बैड डेट, यानी कि इतने पैसे आप नहीं मिल सकते हैं। तो ये सब एस्टिमेशंस होते हैं। इसमें आपको नोट्स में देखना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए प्रोविजन बनाया हुआ है कंपनी ने। उसके बाद एसेट्स में आ जाते हैं। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, इसमें फिक्स एसेट आ जाते हैं। फिक्स एसेट यानी कि जो कंपनी में फिक्स एसेट्स है, यानी कि जो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए है। टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल यानी कि इसको टच कर सकते हो, सिंपल बेसिक डेफिनेशन बोल रहा हूँ। इनटेंजिबल यानी कि इसको टच नहीं कर सकते हो। इनटेंजिबल एसेट का एग्जांपल लूँ तो कोको कोला का जो ब्रांड है, कोको कोला एक बहुत ही ज़्यादा, आपको पता होगा कि विजय माल्या ने जब फ्रॉड किया था तो विजय माल्या ने क्या गिरवी रखा था? विजय माल्या ने उनके जो ब्रांड है यानी कि किंग फिशर का जो ब्रांड है वो गिरवी रखा था। वो इनटेंजिबल एसेट के ऊपर उन्होंने लोन लिया था, लेकिन बाद में पता चला इनटेंजिबल एसेट उतने वैल्यू का बिका ही नहीं, क्योंकि उसकी कंपनी ही डूब गई थी। उसके बाद ये सब इसमें भी डेफर्ड टैक्स आ जाते हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यानी कि बड़े लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट रखे हैं। इसी तरीके से करेंट एसेट्स यानी कि जो एक साल के अंदर, इसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। करेंट एसेट को वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। और अब करेंट एसेट में से करेंट लाइबिलिटीज़ माइनस करोगे तो नेट वर्किंग कैपिटल कहा जाएगा। इसमें इन्वेंट्रीज आ जाती है, जो वर्किंग कैपिटल के लिए ज़रूरत है। इन्वेंट्रीज यानी कि आपका जो ट्रेड इन्वेंट्रीज है वो आपको ज़रूरत है। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स आ जाते हैं इसमें। आपके बैंक में कितना पैसा रखा है, आपका कैश कितना है, शॉर्ट टर्म आपने किसको लोन दिया है, ये सब करंट एसेट्स है आपके। ये हो जाता है बैलेंस शीट। और इसी के साथ आप P&L भी देख सकते हो। P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आपको बैलेंस शीट के नीचे ही मिल जाएगा। इसमें आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और एक अदर इनकम है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जिस चीज़ के लिए आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी कोई मेन बिजनेस, जैसे आप फाइनेंशियल कंपनी हो तो आपका फाइनेंशियल बिजनेस होगा। जैसे आप कोई भी सेक्टर में हो, उसमें आपका मेन बिजनेस क्या है, उससे जो पैसा आया हुआ उसको बोलते हैं बिजनेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और अदर इनकम यानी कि उस चीज़ से पैसा नहीं आया है, कुछ दूसरे आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, उससे आपको इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, वो सब अदर इनकम है। यानी कि आपके बिजनेस से हट के जो पैसे आए हुए हैं उससे अदर इनकम कहते हैं। कभी आप इसका एनालाइज करते टाइम ये बात ध्यान रखिए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए आपने बिजनेस को पैसे दिए हैं, क्योंकि उसका मेन बिजनेस है वो बढ़ाना चाहिए, और टोटल रेवेन्यू मिल जाते हैं। एक्सपेंसेस में आपको जो आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि आप जो आपने माल, जो आपने सब डेटर्स को माल बेचा है उसके लिए आपने सप्लायर से खरीदे भी हो गए कुछ सप्लाईज, तो वो इसमें आ जाएगी। परचेसेस आ जाएंगे। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड और वर्किंग कैपिटल। दो टाइप की इंडस्ट्री होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग में जो गुड्स है वो तीन टाइप से गुजरता है। एक होता है जब वर्किंग कैपिटल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, एक फिनिश गुड होता है और एक इनिशियल स्टॉक रहता है।
तो ये सब आपको नोट्स में देखना पड़ेगा अच्छे से क्या है। फाइनेंशियल कॉस्ट यानी कि जो इंटरेस्ट का कॉस्ट होता है मेनली वो हो जाता है। अगर आप अगर बैलेंस शीट में देखोगे जितना ज़्यादा लोन रहेगा उतना ज़्यादा फाइनेंशियल कॉस्ट रहेगा। डेप्रिसिएशन हो जाता है यानी कि जो एसेट्स होते हैं उसका 1 साल के बाद वैल्यू गिर जाती है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है और जो वैल्यू कम हो जाती है एसेट्स की, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं और अदर खर्चे। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो डिस्क्लोज करनी पड़ती है कंपनी को एज़ पर कंपनीज एक्ट्स, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद टैक्स के जो खर्चे हैं उसके, और बाद में प्रॉफिट की तरह ऐसे ही करेंगे। और इसमें आपको अर्निंग पर शेयर तक आपको निकालना पड़ता है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस में अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड और बेसिक, ये दोनों, ये सब बड़े कॉन्सेप्ट्स है, तो मैं आपको ये अलग वीडियो में ही कवर करूँगा। तो मैंने आपको ये बेसिक ऊपर से बता दिए है कि ये सब होता क्या है। अगर आप फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट को देखोगे तो हाँ बस मोटा मोटी ये समझ लो कि ये चीज़ होती है, यहाँ से पैसा आता है, ये ऐसी चीज़ होती है। उसके बाद आपको डिटेल में समझना है तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ।